फिजिक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास 10 वाले बच्चे फिजिक्स के इन 30 प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे और याद रखिएगा, इनको लिख कर इनका नोट्स भी तैयार कर लेना है, क्योंकि देखिए अभी मैं ये 30 गो से इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। और ये अगर चैप्टर्स, अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके लिए समझिए कि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो क्लास 10 वाले बच्चे फिजिक्स के इन 30 प्रश्नों को समझिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या का सिद्धांत किस पर आधारित है। जो तारे टिमटिमाते हैं वो किस सिद्धांत पर, तो बोल सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर, या सिर्फ अपवर्तन का भी सिद्धांत देता है। तो तारों का टिमटिमाने का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो वो आपको अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? अपवर्तन के सिद्धांत पर। दूसरा प्रश्न है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। देखो हम लोग के सबसे पहले मानव नेत्र में, आंख में सबसे पहले प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जब आंख की संरचना पड़ेगा ना तो रेटिना, आंख के सबसे पीछे वाला भाग रेटिना होता है, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनता है। लेकिन अभी कभी आप सोचे कि हमें हर वस्तु सीधा क्यों दिखाई देती है, क्योंकि हमारा जो नेत्र, हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो माइंड है उसको सीधा करके दिखाने का काम करता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है बाबू, तो मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। मतलब क्या, ये सीधा नहीं बनता है, उल्टा बनता है। कहाँ? रेटिना पर। अगला प्रश्न है लघु पतन के समय धारा कमान। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो धारा कमान क्या होता है, बहुत तेज होता है। कहीं देखिएगा जब तार आपस में सट जाती है तो उसमें धारा कमान क्या होगा, बहुत तेज हो जाता है, ठीक है ना। उसमें छुएंगे तो चले जाएंगे। तो लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट है। लघु पतन के समय धारा कमान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन 4 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया। देखो फैराडे साहब का 2 नियम भी है, पूछता है फैराडे के कितने नियम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित, 2, ठीक है ना। ये क्लास 12 में आपको पढ़ना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया, बस इतना याद रखिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है कि जब किसी एक कुंडली को किसी दूसरे कुंडली के बीच लाएंगे और दोनों को जब गति कराएंगे तो उनके बीच धारा उत्पन्न होगा, धारा से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यही घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। तो बस आपको इतना याद रखना कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किया तो किया किसने, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो फैराडे साहब ने किया। किसने किया? फैराडे साहब ने किया। किसने किया? फैराडे साहब ने किया। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में कौन सा लेंस, मानव का जो नेत्र है, जो ह्यूमन आई है, जो हम लोग की आंखें हैं, इसमें कौन सी लेंस पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं सिंपली। अच्छा एक बात बता दीजिए, ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस का इमेज जैसा बताइए, ये कौन सा लेंस है। तो पता होगा, आप पढ़े होंगे, उत्तल लेंस जो होता है ना किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारी आंखें इस टाइप से होती है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि मानव नेत्र यानी मनुष्य की जो आंखें हैं उसमें कौन सी लेंस पाई जाती है, तो उत्तल लेंस। कौन सी लेंस? उत्तल लेंस। अगला देखिए छठा प्रश्न, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। कई बार क्वेश्चन अभी तो शुरुआती भी समझ जाता है। मनुष्य में सबसे पहले प्रतिबिंब जो नेत्र होता है, हमारी आंखें, उसमें सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आंख के रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बाबू वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। अगला प्रश्न है विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है। देखो जनित्र का मतलब जनरेटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो सिंपली बोलेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, जिसका खोज फैराडे साहब ने किया है, ठीक है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया, फैराडे साहब ने, ठीक है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगला देखिए 8वां प्रश्न, खतरे के संकेत का प्रकाश क्या है। अब आप एक क्वेश्चन हमेशा सुनते होंगे कि रेलवे के सिग्नल पर लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, चाहे लाल कपड़े का प्रयोग क्यों किया जाता है। पता है क्यों? लाल कपड़े का चाहे लाल रंग का प्रयोग करने का रीजन होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, जिसके कारण से दूर से ही वो स्पष्ट दिखाई देता है, इसी कारण से उसका प्रयोग होती है। या कई बार ये भी क्वेश्चन करता है कि लाल रंग जो होता है ना, खतरे की निशानी क्यों है, क्यों है निशानी, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, जिसके कारण से दूर से भी स्पष्ट दिखाई देती है, यही रीजन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा खतरे के संकेत का प्रकाश कौन है, तो वो आपका रेड कलर है, यानी लाल रंग है। कौन सा? लाल रंग है। आगे देखिए, आगे ध्यान से समझिएगा बाबू, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो मोटर होता है वो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो समझने वाली बात है। जो विद्युत ऊर्जा होता है वो विद्युत ऊर्जा, यानी जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। कई बार क्वेश्चन में करता है कि ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, चाहे परिवर्तित करता है या बदल देता है,
उसे उसे क्या कहते हैं, विद्युत मोटर। लेकिन अगर उलट देगा कि वैसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो विद्युत जनित्र। देखो विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, इन दोनों में यही अंतर है कि विद्युत जो मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, लेकिन विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है ना, ये सब चीजें याद रखने वाली है। आगे देखिए 10वां प्रश्न, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होगा। लेंस की क्षमता पढ़े होंगे, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, यानी P बराबर 1/f। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं बाबू लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ लेंस, कैपेसिटी ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। ठीक है ना, तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक, डाइऑप्टर या मीटर यूनिवर्स। क्या होते हैं, डाइऑप्टर या मीटर यूनिवर्स। कई बार ये भी क्वेश्चन किया है कि एक डाइऑप्टर बराबर कितना होता है, तो एक डाइऑप्टर बराबर 1 मीटर यूनिवर्स होता है। मीटर यूनिवर्स का मतलब समझ आ रही है आपको, m पर पावर -1। मीटर यूनिवर्स का मतलब m पर पावर -1, -1 क्या होगा, -1। तो लेंस की क्षमता कैसे मतलब किया देखिएगा, क्या होता है बाबू, डाइऑप्टर या मीटर यूनिवर्स। देखो लेंस की क्षमता को हम लोग P से सूचित करते हैं। अब P बराबर सूत्र होता है 1/f, 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 P बराबर 1/f। ठीक है, आगे देखिए 11वां प्रश्न, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। 11वां प्रश्न है, जो आकाश होता है वो नीला क्यों प्रतीत होता है, इसके पीछे का रीजन है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है कि जब किरणें आती है, देखिए समझिएगा, जब किरणें आती है तो जो धरती है ना, धरती के छोटे छोटे कण किरणों को अपने अंदर खींच लेते हैं और खींचने के कुछ क्षण के बाद फिर उसको प्रकाशित कर देते हैं। अच्छा देखिएगा, बाहर सूर्य की प्रकाश आती है लेकिन अंदर भी हमारा घर जो होता है ना अजोड़ा रहता है। अच्छा कोई घर है जो एकदम पूरी चारों तरफ से बंद है तो क्या वो पूरा अंधेरा ही होता है, वहां पर भी लाइट जाती है लेकिन वहाँ सूर्य की किरणें नहीं जा पाती है। इसके पीछे का रीजन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन वही है कि आपको आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, देखो 1 किलोवाट घंटा या बोलता है 1 यूनिट। अब बिजली का जो बिल देखिएगा वो यूनिट के अनुसार ही उठता है। ठीक है ना, तो 1 किलोवाट घंटा चाहे 1 यूनिट का मान पूछे चाहे 1 किलोवाट घंटा का मान पूछे, तो इन दोनों का मान होगा 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। क्या होगा, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ठीक है ना, तो अगर 1 यूनिट का मान पूछेगा तो भी वही, 1 किलोवाट घंटा का मान पूछेगा तो भी वही, क्योंकि किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक में चलाता है। ठीक है ना, आगे देखिए 13 नंबर, कार्य करने की क्षमता। आपको देखो एक चीज याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसका मतलब क्या होगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं लेकिन कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखो कार्य करने का जो दर है, जो रेट है, उसको क्या बोलेंगे, शक्ति। शक्ति कैसे मतलब वाट। लेकिन कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा। क्या बोलते हैं बाबू, ऊर्जा। क्या बोलते हैं, ऊर्जा। याद रखिएगा, और ऊर्जा कैसे मात्रक क्या होती है, ऊर्जा कैसे मात्रक जूल। ऊर्जा और ऊष्मा दोनों एक अदिश राशि होती है। कौन सी, अदिश राशि। ये सब चीज याद रखिएगा, एग्जाम में लड़ने के 100% चांसेस है। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा, लेकिन कार्य करने का जो दर होता है उसे क्या बोलते हैं, पावर, मतलब शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने का दर, शक्ति, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएंगे, ऊर्जा कहलाएंगे। तो ये कार्य करने की क्षमता पूछ रहा है। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न, सामान्य जो दृष्टि होती है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। ठीक, मतलब जो हमारी आंखें हैं वो न्यूनतम कितना दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है। तो याद रखिएगा, अगर न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो सिंपली आप बोलेंगे 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर दूर बिंदु पूछेगा कि सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत है। कितना होता है, अनंत। लेकिन स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन दूर बिंदु पूछेगा तो मारेंगे अनंत। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। अब देखो हमारी आंख में 4 तरह का दोष उत्पन्न होता है। ठीक है ना, आंख में 4 तरह की, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। कौन कौन सा, हमारी आंख में जो दोष होता है वो 4 तरह की होती है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और उसको जरा दृष्टि दोष और ये अबिंदुकता। देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें निकट की चीजें दिखाई देती है लेकिन दूर का ना दिखाई देता है। तो इसमें जानते हैं अवतल लेंस लगाया जाता है। अवतल लेंस दोनों समस्या को खत्म कर देता है। और उसके बाद दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन निकट का सामान हमें नहीं दिखाई देगा। तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग
प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष में इसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कही जाती है। और तीसरा आपका आएगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में लोग क्या करते हैं ना, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस जरा दृष्टि दोष जो है ना बुढ़ापे में होता है, जब हमारी आंख की जो सिलेरी मांसपेशियां होती है जो कमजोर हो जाती है बुढ़ापे में, जिसके कारण से ये दोष उत्पन्न होता है, तो बाइफोकल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। अबिंदुकता में गोलीय बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बेलनाकार लेंस ही कह सकते हैं। तो चारों में से अगर पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस का, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का, जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग, बाइफोकल लेंस का, अबिंदुकता में किस लेंस का प्रयोग, तो बेलनाकार लेंस का। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। देखो मैट्रिक वाले बच्चे को जो दोष है वो 3 ही प्रकार के पढ़ने हैं, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे जैसे जैसे जाएंगे इंटर्स में, इंटर के बाद आगे का जो कोर्स करेंगे बीएससी एमएससी जो भी, तो आपको सब विस्तार से पढ़ने को मिल जाता है, ठीक है ना बाबू। तो हम लोग थे यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग है, अवतल लेंस का। आगे देखिए जो विद्युत शक्ति होता है, शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट। पवनों का देश, क्लास 10 वाले बच्चे का फिजिक्स का अंतिम चैप्टर में पवनों के बारे में जानना है कि पवन की अधिक से अधिक चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है ना। तो पवनों का देश किसको कहते हैं, डेनमार्क को कहते हैं। किसको, डेनमार्क को, ठीक है ना। तो अभी तक 17 को प्रश्न मैंने क्लियर करा दिया। अब देखिए 18वां प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश सभी को पता है ना, इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण है जिस पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर बता रहा हूं। और देखिए दो इलेक्ट्रॉनों को मिला देंगे ई, इलेक्ट्रॉन को संकेत ई से सूचित करते हैं। अगर ई को ई से मिला दिए तो बन जाएगा अल्फा। देखो अल्फा कण पर जो आवेश होगा इसका 2 गुना होता है, 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो जाती है, ठीक है ना। तो वही पूछेगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन अगर अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन पूछ दिया तो 16 का 1.6 का 2 गुना कर देंगे, 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है आपका कि 1 कूलम आवेश से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं बाबू। जो 1 कूलम आवेश होते हैं, जो 1 कूलम आवेश है वहां से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर सकते हैं, तो गुजर सकते हैं 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 कूलम जो आवेश होता है, 1 कूलम छोटा सा आवेश है ना, आपको लगा बहुत छोटा सा 1 कूलम में, सोचिए 1 कूलम जो आवेश है इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करता है। यहाँ से 2 को 0 हटा दीजिए तो 625 पर 16 को 0 बैठा दीजिए, इतना खतरनाक होता है 1 कूलम आवेश है। अगर 1 कूलम आवेश का अगर आपको झटका लग जाएगा तो बचने का कोई चांस नहीं है। तो 1 कूलम छोड़िए, क्योंकि आपके शरीर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और जितना इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उतने अधिक धारा उत्पन्न होती है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, आवेशों के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 कूलम आवेश बहुत खतरनाक होता है। 1 कूलम आवेश पर 625 पर 16 को 0 बैठा दीजिए, देखिए कितना लंबा में चला, इसलिए अरबों खरबों में चला जाएगा, अब बचने का कोई चांस नहीं है। अगर 1 कूलम आवेश के जगह पर 5 कूलम आवेश हो जाए तब क्या होगा, समझ लीजिए। आगे देखिए विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो याद देखिए विभवांतर हो चाहे विभव हो चाहे विद्युत वाहक बल हो, तो विद्युत वाहक बल मैट्रिक वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है, इंटर में पढ़ना हो। तो विभवांतर या विभव या आपका विद्युत वाहक बल हो, इन तीनों का ऐसे मात्रक सेम ही होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है तीनों का, विभवांतर का, विभव का और वोल्ट मीटर का। तो जो विभवांतर होता है वो 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न होता है, और जो विद्युतवाहक बल होता है वो विद्युतवाहक बल नहीं, जो विभव होता है वो 1 बिंदु के बीच उत्पन्न होता है, क्योंकि आवेश को अनंत से 1 बिंदु पर लाते हैं। लेकिन विभवांतर में क्या होता है कि आवेश को 1 बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में लाते हैं, और जो विद्युतवाहक बल होता है ये सेलों के बीच उत्पन्न होती है। देखो अभी एक और क्वेश्चन यहीं पर है कि विभवांतर को किससे मापते हैं, विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन है, उसका नाम वोल्टामीटर या वोल्टमीटर है। याद देखिएगा। आगे ऊर्जा कैसे मात्रक सभी को पता, शुरू में बताते हैं ऊर्जा कैसे मात्रक, एनर्जी कैसे मात्रक क्या होगा, तो ऊर्जा कैसे मात्रक जूल। क्या है, जूल। जो एक कौन सी राशि, अदिश। देखो ऊर्जा हो चाहे उष्मा, ये कौन सी राशि होती है, अदिश। आगे 22 नंबर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। देखो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी कई बार एग्जाम में पूछता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत कितनी होती है, अनंत। यहाँ पे वही क्वेश्चन बोला कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, नहीं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, या आभासी प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। आगे ओम के नियम का सूत्र पूछता है, तो V बराबर IR, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है, तो समानुपाती हटाते थे नियतांक R चली जाती है, यानी ओम के नियम में सूत्र लेकर चलेंगे V बराबर IR। आगे विद्युत धारा की प्रबलता कैसे मात्रक। अब देखिए आपसे पूछे खाली
खाली विद्युत धारा कैसे मात्रक, या विद्युत धारा की प्रबलता कैसे मात्रक, या सिर्फ पूछे धारा कैसे मात्रक, तो तीनों एक ही चीज है। विद्युत धारा आ गया तो इसका कैसे मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, एम्पियर। अब कई बार क्वेश्चन किया कि धारा मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं, जैसे विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर, उसी प्रकार से ये आपका धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, आमीटर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर 25वां प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, जो धारा उत्पन्न करता उस युक्ति को, उस मशीन को क्या कहते हैं, तो उस मशीन को हम लोग बोलते हैं जनित्र, जिसको जनरेटर के आप नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। आगे देखिए 26वां प्रश्न, जो गोबर गैस होता है वो किस प्रकार की गैस है, तो जो गोबर गैस है वो बायोगैस है। गोबर गैस किस प्रकार की गैस है, एक बायोगैस प्रकार का गैस है। अगर 27वां प्रश्न है, हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। हजामत को होता है दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए आप जाते हैं ना, जो दर्पण होता है, जो ऐनक होता है वो किस प्रकार का होता है, तो बाबू बता दीजिए कौन सा होता है, वो अवतल दर्पण होता है। देखो अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, पहले समझ लीजिए। अवतल दर्पण का प्रयोग सौरभट्टी में करते हैं। डॉक्टर जो होता है नाक, गले, कान ये सब चेक करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। उसके बाद हजामती दर्पण के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। टॉर्च देखिए, टॉर्च का जो सर्च लाइट होता है, जो ऊपरी भाग होता है, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जो कार होता है, कार का हेड लाइट होता है, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। लेकिन जो कार होते हैं, जो गाड़ियां होते हैं, उसके साइड में जो ऐनक लगा होता है उसमें उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है ना एकदम किसी भी वस्तु को दूर से ही सीधा प्रतिबिंब दिखा देती है। इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है, मतलब खींचने की जो क्षमताएं होती है ये स्पष्ट होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करेगा कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन बोलेगा कार का हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट, वाहन का हेडलाइट या टॉर्च का शॉर्ट लाइट, इसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, अगर देखिए 28 नंबर, आवेश का ऐसी मात्रक क्या है, सब कोई जानता है। आवेश का ऐसी मात्रक बताने वाली बात नहीं है। आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। 29 नंबर, एक साधारण प्रिज्म, जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म देखिएगा, प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म से जब प्रिज्म को हम लोग सूर्य की किरणों का सामने लाते हैं तो सूर्य की किरणें जो प्रिज्म से होकर निकलती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। अब प्रकाश के 7 रंगों का नाम याद करने के लिए हम लोग एक नियम जानते हैं, बैजानी पी नाला। बैजानी से बैंग, देखो बैजानी में बै से बैंग, नी जा से जामुन, नी से नीला, ऐसे आप बैजानी पिनाला से 7 रंग याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है बाबू, 5 सतहों से। एक प्रिज्म जो होता है ना वो कितनी सतहों से घिरा रहता है, 5 गो पृष्ठ से घिरा रहता है। आगे क्वेश्चन है, जो विद्युत बल्ब होते हैं उसमें फिलामेंट किस तत्वों का बना होता है, जो बल्ब हम लोग प्रयोग करते हैं उसका जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करता है आपका कि जो विद्युत हीटर होते हैं उसमें किस तत्व, उसका जो तत्व तार होता है वो किस तत्वों का बना होता है। देखो यहाँ क्वेश्चन था विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। लेकिन विद्युत हीटर का तार किस तत्वों का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। क्या बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। किस तत्वों का, नाइक्रोम का। किस धातु का, नाइक्रोम का बना होता है। तो याद देखिएगा, इस तरह से क्लास 10 वाले बच्चे का 30 इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन मैंने क्लियर कराया। हमको लगता है ना कि अगर ये वीडियो आप सिर्फ देख लेते हैं ना तो फिजिक्स का कोई और ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस टाइप से मैंने इसको एक्सप्लेन किया, अगर ध्यान से बारीकी से इन सारी चीज़ों को आप समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम में यही से फिजिक्स के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए बाबू कहूँगा इसका स्क्रीनशॉट एक बार फटाफट ले लीजिए। अगर वीडियो क्वालिटी फ्रेश नहीं आ रही हो तो 720 पकड़ के देखिएगा, वहाँ पर आपको फ्रेश देंगे, और स्क्रीनशॉट लीजिए। और देखिए, आपके लिए कम से कम इतना मेहनत करी जाती है तो आपका एक फर्ज बनता है ना लाइक कमेंट शेयर का, तो कर दीजिए। जय हिंद।